समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि मुगलों ने प्यार मोहब्बत से शासन किया भारत में। अब बताइए इस कथन पर क्या कहा जाए? यह समझ है इतिहास की या कोई और कारण है इसके पीछे, ऐसा कहने के पीछे? वोट बैंक की राजनीति यहां खड़ी है। हम आक्रांताओं के साथ अपना गठबंधन जोड़ना चाहते हैं क्या? नार जोड़ना चाहते हैं? आक्रांताओं के साथ अपना नेवल कॉर्ड जोड़ेंगे? उनके साथ नाभिनाल का संबंध रखेंगे? कोई आक्रांता प्यार मोहब्बत से आक्रमण करता है, यह मैं पहली बार सुना एसटी हसन से। मेहमानों से परिचय करा दें, अशोक यादव जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अशोक जी का बहुत स्वागत है। ओपी सिंह साहब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह साहब का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ओलामा काउंसिल के, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद सिंह जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर मुफ्ती साहब के पास और फिर राजनीतिक लोगों के पास। मेरा सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि 1961 में जब एनसीईआरटी बन गई और हमारे टैक्स के पैसे से यहां तनख्वाहें बंटने लगी, शुरू हो गई हैं, तो इसको 6.5 दशक क्यों लग गए समझने में कि मुगल क्रूर थे? मुगलों के समय में हिंदू धार्मिक स्थान वो ध्वस्त किए गए, मुगलों के समय में जजिया कर लगा, मुगलों के समय में स्त्रियों को जौहर करना पड़ा, मुगलों के समय में 30-30 हजार आदमी एक साथ काट दिए गए। ये सब चीजें समझने में इतना समय, जो विदेशी इतिहासकार हैं जो मुगलों के समय भारत आए, यात्री या इतिहासकार, एक तो डॉक्टर भी आया था, उसने मुगलों के 3 राजाओं के 3 बादशाहों के यहां चिकित्सा की, उसने भी बड़े मजेदार किस्से लिखे हैं। ऐसे किस्से हैं जब मैं बताऊंगा तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे कि ये कार्टून थे मुगल। अरविंद जी, इतना समय क्यों लग गया एनसीईआरटी को? जी, मैं तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात रखूंगा और मैं अपेक्षा करूंगा कि जो खंडन करना चाहे तथ्यों के आधार पे करेंगे। देखिए, भारत का जो इतिहास है, जो सच्चा इतिहास है, वो इसलिए नहीं पढ़ाया गया कि जो हमारा प्रथम शासक था उनको हिंदू होने में शर्म आती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं स्वीकारा है कि मैं शिक्षा दीक्षा से ईसाई हूँ, मैं परवरिश में रहन सहन से मुसलमान हूँ और मैं एक्सीडेंटल हिंदू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक एक्सीडेंटल हिंदू थे, इसलिए हिंदू के मान की वो सारी चीजों को उन्होंने पीछे किया और परवरिश में वो चूंकि इस्लामिक सोच के थे इसलिए उसको आगे बढ़ाया। देखिए, इतिहास के पुस्तकों में जो परिवर्तन किया गया है एनसीईआरटी में, उसको यदि आप धार्मिक चश्मे से, मजहबी चश्मे से देखना बंद कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अशोक यादव जी भी कहेंगे कि बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो सत्यता के आधार पर लिखी गई है। उसमें जो बातें कही गई है तथ्यों के आधार पे कही गई है और बाकी सबको छोड़ दीजिए। अकबर के बारे में जो चीजें लिखी गई है उसमें आईने अकबरी को कोट किया गया है और मैं 2 लाइन आपको कोट करता हूं आईने अकबरी को, और फिर मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि वो निर्णय लेंगे कि अकबर कितना महान था। देखिए, मैं ये जो शामिल किया गया है उसका मैं दिखाता हूं। और इसमें लिखा गया है कि अकबर कहता है आईने अकबरी में कि हमने काफिरों के कई किले और नगर जीत लिए, वहां इस्लाम की स्थापना कर दी, अपनी रक्त पिपासु तलवार से हमने उनके मन से अधर्म को निकाल दिया, मिटा दिया और उन स्थानों के संपूर्ण मंदिरों को नष्ट कर दिया। ये अकबर का कथन है आईने अकबरी में। तो ये सत्य को दिखाया गया है, लेकिन दिक्कत एक है और वो बहुत बड़ी दिक्कत है और इसलिए विपक्ष असहमति जताता है, नाराज होता है। दिक्कत यह है कि जो आक्रांता थे वो मुस्लिम समुदाय के हैं और हमारे मित्र अशोक यादव जी बैठे, इनके पार्टी को या जो तथाकथित भारत में सेकुलर हैं, इनको लगता है कि यदि कहीं ऐसा हमने पढ़ा दिया कि जो आक्रांता है वो गलत है, तो चूंकि वो मुसलमान है इसलिए भारत के मुसलमान नाराज हो जाएंगे और हमारा वोट वैध हाथ से खिसक जाएगा। और ये केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक के नाते विरोध है, अन्यथा विरोध का कोई कारण नहीं है। ठीक, मुफ्ती साहब, बाबर, अकबर, नादिर शाह, चंगेज खां जितने भी हुए और से लेकर रंगीले शाह रंगीले तक, जिनको उन्हीं के महल में लोग मारते थे दारू पिला के, वो उनका घुटंडा भी उतार लेते थे, नंगा दौड़ाते थे, मारते थे, वो भी जिले इलाही थे। ये कोई नहीं एनसीईआरटी वाले पढ़ाते। मगर ऐसा पढ़ाओ बच्चे मजे भी ले थोड़ा इतिहास में, नहीं बोरिंग इतिहास पढ़ा रहे हो।
ये भी तो पढ़ाओ कि उनकी एक नाचने वाली से शादी कर ली थी उन्होंने, वो अपना परिवार भी ले आई थी, और फिर उनको दारू पिला के नंगा करके मारते थे उनके साले और बाकी लोग, और बादशाह सलावत पूरे लाल किले में कबूतर बने घूमते थे। खैर, इतिहास में आक्रांताओं को हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देखे? कोई भी आदमी जो भारत में मुसलमान भी रह रहा है वो भी मुगलों को मुसलमान की दृष्टि से क्यों देखना चाहता है? उसके साथ एसटी हसन उदाहरण के लिए है, वो करे वो तो मोहब्बत से शासन कर रहे थे, तलवार से मोहब्बत होती है। 30-30 हजार आदमी को जिबह करके गाजी बन की उपाधि लेने वाले लोग, ये मोहब्बत की दुकान जो आजकल चल रही है कि हम मोहब्बत की दुकान खोले, ये भी मोहब्बत की दुकान खोले थे क्या मुफ्ती साहब? ये देखिए, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट हूँ। एनसीईआरटी जो सिलेबस में बदलाव कर रही है, अभी देखिए G20 हुआ था, हमारे माननीय विश्लेषक से मैं आग्रह करता हूँ कि आज की डिबेट एक पढ़े लिखों की डिबेट है, टीका टिप्पणी के बजाय सत्य की डिबेट होनी चाहिए। और मैंने तो मुफ्ती साहब आईने अकबरी को कोट किया आपको। नहीं सुनिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं। G20 अभी हुआ था, G20 में जो भारत सरकार ने बुकलेट जारी किया था, अगर आप नहीं पढ़े तो फिर पढ़िए, उसमें अकबर को महान कहा गया और उदारवादी कहा गया। अब मुझे नहीं पता कि 1961 से में एनसीईआरटी का गठन हुआ, उनको पता लगाने में अब तक पता लगा रहे हैं, में इतने साल गुजर गए कि अकबर महान था या नहीं था। देखिए, एक बात बताइए, इतिहास को इतिहास के तरीके से पढ़िए, हिंदू मुसलमान के चश्मे से अलग करके देखिए। देखिए, मुगलों के दौर से पहले भी इतिहास है। आइए, कालिंगा में कितने लोग मारे गए अशोका के जरिए, मौर्य शासक में कितने लोग मारे गए, चोल राजाओं के आपस में कितने झगड़े थे, इस पर भी टिप्पणी। बोध गया, बोध विहार किसने मिटाया? 90,000 से ज्यादा स्तूप थे अशोका के, वो कहाँ गायब हो गए? इसी देश में बौद्ध शिखर पर थे, कहाँ लुप्त हो गए? तो ये सारी बातें देखिए, सुनिए, अब मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज आप चूक गए। आज एक बहुत अच्छा पत्रकार, एक अच्छा जर्नलिस्ट एक बात तो चूक गया। गांधी जी ने कहा था, गांधी जी, स्वराज में गांधी जी पढ़िए, मैं बहुत बड़ा इतिहास का जानता हूं। गांधी जी ने क्या कहा कि मुगलों का दौर बड़ा सुनहरा दौर है। औरंगजेब की सादगी पर लिखा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार ही नहीं। तो अगर गांधी जी ने कहा है कि मुगलों का दौर अच्छा था, सेकुलर था, हिंदू मुसलमान प्यार से रहते थे, तो मुझे लगता है कि अभी अरविंद जी अभी बीच में नहीं, अभी रुक जाइए। स्वराज में लिखा है, स्वराज में लिखा है, और कोलंबिया के मुफ्ती साहब ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बात ठीक है। मैं 2-3 बात कह के राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। गांधी जी बोले, कोई इतिहासकार बोले, कोई नेता बोले, कोई प्रधानमंत्री बोले, इससे मैं अपने तथ्य से डिगने वाला नहीं। किसी सरकार ने अकबर को का फोटो सिक्के पर डाल दिया, इससे भी मेरे सर पर क्या फर्क पड़ रहा? गांधी जी भी मनुष्य थे। गांधी जी 7वें आसमान से तो नहीं आए थे, सब मनुष्य हैं, उनकी अपनी धारणा रही होगी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं औरंगजेब पर और एक अकबर पर, फिर पॉलिटिकल डिबेट में चलता हूं। ये ड्रामा इतना बड़ा फैला दिया, अभी 1 घंटे की बहस में उतना समय नहीं होता कि ड्रामा जिन लोगों ने फैलाया उनका उस समय की सरकारों में क्या लाभ के पद थे, मैं ये भी बता सकता हूं बिना गूगल देखे। कौन कौन मलाई खा रहे थे, इसलिए ऐसा इतिहास लिख रहे थे। मौलाना मुफ्ती साहब, औरंगजेब जिसको बताया जाता है कि ऐसी टोपी बिन बिन के उसने रोटी खाई पानी में डुबो डुबो के, उसकी हकीकत ये थी, उसने कहा कि मैं जल्दी बादशाह बनना चाहता हूं। अशोक भाई, आप भी दोनों बड़े मजेदार किस्सा है ये क्या? तो उसने अपने एक जो खास था, चेला मित्र कुछ भी कहो, एडवाइजर, उससे कहा लिख के मैं कूच करना चाहता हूं और अपने वालिद का गला काट के मैं जल्दी बन जाऊं। तो उनने कहा बेवकूफ हो, कूच कहां से करोगे, अभी माल पानी तो हो, सेना तो हो, माल कहां से आएगा? तो उसने कहा कि हमको सोचने दो। उसके चेले ने दिमाग लगाया, उसने कहा इस इलाके में जो ये फकीर है ना, भिखारी जो मांग रहे हैं गला अंगरखा पहन के, इनके पास बड़ा माल मत्ता है क्या? तो औरंगजेब ने कहा इनको खाने पे बुलाओ। क्या?
खाने बुलाया, खाना खिलाया, उसके बाद गेट बंद कर लिया और कहा कि शहजादे चाहते हैं कि आप सब लोग ये पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े जो शहजादे दे रहे वो पहन के जाएं। और पुराने कपड़ों में माल था, सब रख लिया। दो कंटाप मारे। मुफ्ती साहब ये कौन बताएगा? ये गांधी जी नहीं बताएंगे ना। नहीं, गांधी जी का आदर है, श्रद्धा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन वो ये नहीं बताए। और अकबर के लिए एक बात कह के फिर मैं राजनीतिक बहस में जाऊंगा। इसलिए इस तरह का प्रपंच अब सब लोग छोड़ दो, नहीं तो चेहरे खराब हो जाएंगे। जो अकबर का तो अब क्या चेहरा खराब अच्छा होगा, अकबर के लिए लड़ने वालों के चेहरे खराब हो जाएंगे। अकबर के समय के एक यात्री, विदेशी यात्री ने लिखा है किताब में, मुफ्ती साहब आप कहेंगे तो मैं उन किताबों के रेफरेंस आपको भेज दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, बहुत ज्यादा मैं भी छवि नहीं खराब करना चाहता। अकबर का सबसे प्रिय शगल क्या था मालूम? जो लोग बताते हैं कि अकबर बहुत विजनरी था, चिंतक था, दिन भर चिंतन करता था और विश्व भर के धर्माचार्यों को बुला के उनसे चिंतन करता, ना ना, गलत है ये। असली शौक क्या था मालूम है? किसी भी मशहूर वेश्या को जो सबसे सक्रिय रहती है बुलवाता था, अपने पास बैठालता था। फिर उसका सबसे अच्छा एक सैडिस्टिक टेम्परामेंट था, उसकी रुचि इस बात में रहती थी कि हमें अपने ग्राहकों के अनुभव बताओ। किससे? क्या? और पान की गिलोरी मुंह में दबा के जिल्ले इलाही जहां पनाह मां बदौलत किससे सुन रहे? हिंदुस्तान चलाएंगे, ये हिंदुस्तान चलाएंगे। वेश्याओं के साथ किससे सुन के आनंद लेने वाले? ये मुताह निकाह कहां से आया है? मुफ्ती साहब को पता होगा ये कहां से आया भारत में। मौलवियों के सर पर तलवार रख दी, मुफ्तियों के सर पर। बोले भाई मुझे तो धुआंधार निकाह करना है, इसका कुरान में कोई बंदोबस्त करो शरीयत में। बोले नहीं हो सकता। बोले इनका जब गर्दन काटो। रोटी तोड़ रहे हैं जब ये भी नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा हुजूर अब हम ढूंढ लाए, अब आप 2 दिन 4 दिन वाली शादी कर सकते हैं। बोले जाओ मौज लो। मुफ्ती साहब अफीम खाके टुल्ल रहने वाले लोग हिंदुस्तान में मोहब्बत फैलाने आए थे ना। अब राजनीतिक बहस हो जाए। ओपी सिंह जी, विपक्ष कह रहा है कि, और मैं तो आम आदमी पार्टी के नेता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि भाजपा के लोगों को कम स्थान मिला इतिहास में। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि मुगलों के समय में तो भाजपा थी नहीं, तो भाजपा की लड़ाई तो मुगलों से नहीं हो सकती उस ढंग की। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अरे ये सांप्रदायिक राजनीति है आपकी कि आपने अकबर को महान बताने से परहेज करने वाला चैप्टर एनसीईआरटी के इतिहास की किताब में डाल दिया। अवतार जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है जी कि कथित महान मुगल आक्रांताओं के प्रति आज भी इस देश में सम्मान जीवित है। ये बात सही है। और अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि भाई ये महान तो थे ही, बाबर महान था, हुमायूं महान था, अकबर महान था, औरंगजेब महान था, चंगेज का महान था, जहांगीर महान था, शाहजहां महान था, ये सब महान थे। और उस महानता का प्रमाण भी आज भी जीवित है भारत में। हिंदुओं की आत्मा, हिंदुओं की आस्था अयोध्या को किसने तोड़ा? काशी में शंकर भगवान के मंदिर को किसने तोड़ा? मथुरा में कृष्ण भगवान के मंदिर को किसने तोड़ा? सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा? संबल में हरिहर मंदिर को किसने, मतलब हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ा। और तोड़ा नहीं, लूटा। और लूटा नहीं, उसी पर, उसी ईंट से, उसी पत्थर से मस्जिद का निर्माण किया। ये सब गवाह है। ये कितने क्रूर थे, निर्दयी थे। और इनको तो ये मानते थे काफिर। काफिर अफ्ताब जी, ये हमारे उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष जानते होंगे, मुगल शासन के जमाने से काफिर शब्द निकला था। काफिर उसको माना जाता है जो अल्लाह को न माने, वो काफिर। और इन काफिरों के साथ क्रूरता करना, अकबर को महाते महान है। अरे भाई सुनिए निजामुद्दीन जी, उसने जजिया कर लगाया। जजिया कर किस पर लगता था? मुसलमानों पर, हिंदुओं पर। जब वो दक्षिण भारत के कर्नाटक में जाकर के युद्ध किया तो उसने लिखा है कि उसने कई मंदिरों को तोड़ा। चित्तौड़गढ़ पर जब उसने हमला किया तो 30,000 हिंदुओं को कत्लेआम किया और कहा कि बच्चों और महिलाओं को गुलाम बना दो।
खैर ये पुरानी कहानी है। अब सवाल आता है कि एनसीईआरटी में ये सब महान क्यों हुआ, हम क्यों दुखी हैं। जब हम पढ़ने गए कक्षा 8 में तो लिखा था अकबर महान, था ना, सबने पढ़ा अकबर महान। तब उसमें कहीं नहीं लिखा था कि महाराणा प्रताप महान, पृथ्वीराज चौहान महान, शिवाजी महान, रानी लक्ष्मीबाई महान, ये नहीं लिखा गया। क्यों नहीं लिखा गया? अरविंद जी ने एक इशारा किया था, उस इशारे की तरफ मैं भी आना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ 1947 से 1977 तक 4 शिक्षा मंत्री जो हुए वो हुए मुसलमान, और उसमें मौलाना अब्दुल कलाम जो पहला देश का शिक्षा मंत्री था वो 1947 से 1958, 11 साल 20 साल में 4 मुसलमान के। वो क्यों? नेहरू का प्रेम था। नेहरू का प्रेम क्या था? उसको अरविंद जी ने इशारा किया, और वही प्रेम आज भी जाग रहा है। क्या अगर हम औरंगजेब को महान करेंगे, पहले डिबेट किया था जब अबू हाशमी ने कहा कि औरंगजेब महान, तो अखिलेश यादव भी खड़े हो गए, वो कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हो गई, वामपंथी भी खड़े हो गए। इसका जिम्मा लड़ने का आम हिंदू का है। अब देखिए 40 दिन कुंभ चला, 40 दिन में अमिताभ जी हमको लगता है कि 30 दिन तो आपने डिबेट कुंभ पर किया। क्यों किया? खड़गे ने आज ये किया, अखिलेश जी ने आज ये कहा, वो शिवपाल ने ये कहा, राम गोपाल ने ये कहा, डिबेट आपने चलाई। अब देखिए 30 दिन की कांवड़ यात्रा में हम समझते जो चैनल खोलो नेशनल से लेके उत्तर प्रदेश चल रही है, कोई कह रहा कि ये कांवड़ी बेरोजगार है। कहा कांवड़ के जो कांवड़ी हैं वो बेरोजगार हैं, और लड़ाई इस बात की हो रही है कि अगर मुस्तफा भाई वैष्णो ढाबा खोले और निजामुद्दीन जो है नीलकंठ अभी रुकना होगा। ठीक ओपी भाई, अब सुधारना होगा, अब रुकना होगा। मैं अशोक जी के पास चलूंगा, अशोक जी के पास चलूंगा। लेकिन एक चीज बड़ी मुझे खटकती है, अशोक भाई आ रहा हूं। जब भी हम मुगलों पर बहस करने आते हैं, कुछ लोग अचानक से बौद्धों का प्रश्न उठा देते हैं, और ये पुराना हथकंडा है, बौद्धों का प्रश्न और दलितों का प्रश्न। मुगलों को कवर फायर देना जरूरी है क्या? अब तो मुगल हैं भी नहीं कि देखेंगे तो डांटेंगे। अब तो टेलीफोन से भी संपर्क नहीं हो सकता उनसे। क्या करेंगे आपका? काहे डरना कि कवर फायर दो? उदित राज को सुनिए, बोले दलितों के साथ जो हुआ वो तो मुगलों ने भी नहीं किया। अरे चाचा, समझ ही नहीं, अल्ल बल्ल कुछ भी बोले जाओ। मुगलों को कवर फायर देना जरूरी है क्या? इस देश को सोचना चाहिए, और जो लोग कवर फायर दे रहे हैं उन पर सोचना चाहिए देश में। अशोक भाई, एसटी हसन कह रहे हैं, अच्छा वो तो पढ़े लिखे आदमी है, क्या डॉक्टर है, वो कह रहे हैं कि मुगलों ने तो प्यार मोहब्बत से शासन किया। ये पहली बार हमने व्याख्या सुनी कि आक्रांता प्यार मोहब्बत से शासन कर सकता है कहीं। मतलब क्या चुनाव चिन्ह बदल के उसकी औरंगजेब की टोपी चुनाव चिन्ह रखेंगे क्या स्टेशन? या मुरादाबाद में औरंगजेब की मूर्ति लगवाएंगे? क्या चाहते हैं? अमताज, मुझे लगता है कि देश क्या पूरी दुनिया ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सिद्धांत देखे, आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। उसी तरह से हमारे यहाँ भी एक महान दार्शनिक, शिक्षाविद, वैज्ञानिक 2014 में शासन सत्ता पे आए, माननीय मोदी जी, जिन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि बादलों में रडार काम नहीं करता है। अपने आप में अभूतपूर्व सिद्धांत, उनका सदियों याद रखा जाएगा। और उसी सरकार ने लगता है कोई टाइम मशीन बनाया है, क्योंकि विश्व ने कोई टाइम मशीन नहीं बनाया है, मोदी सरकार ने लग रहा है कोई टाइम मशीन बनाया है कि जब ऐसा वक्त आता है कि कांवड़ियों से हिंदू मुस्लिम अभी उस तरह से ज्वार नहीं उठ रहा है कि जिसमें सराबोर किया जा सके हिंदू मुस्लिम की धर्मांधता में। अब इतिहास खोजो, टाइम मशीन ऑन करो और चलो कहाँ 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के बीच में टाइम मशीन सेट करो, वहां चल के देखो कि अकबर ने शासन कैसे किया। ये टाइम मशीन में, क्योंकि इतिहास में तो कोई जाके देख नहीं सकता, क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल भी है, हमारे महान वैज्ञानिक, हो सकता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है तो उस एरा में भी जा सकते हैं भाई।
अशोक जी, बायोलॉजिकल है ही ठीक, नहीं, अशोक जा जी, सकते हैं। ये टाइम दौड़ मशीन में की गए जरूरत होंगे। नहीं किसी को, ना उनको ना आपको। एक बार टाइम मशीन की जरूरत नहीं, ये सब उपलब्ध है, आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप भी मंगा के थोड़ा खर्चा करिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके लिए टाइम मशीन की जरूरत नहीं। अभी मैं और उदाहरण बताऊंगा। ये मीना बाजार किसने बनवाया था, उसको संत बता रहे हो? मुफ्ती साहब, इसी मुगलिया वंश में एक ऐसा बादशाह हुआ भारत का जिसने दरबार में कहा कि मेरी फला बेगम जन्नती औरत है। लोगों ने पूछा कैसे मां बदौलत? बोले इसके पखाने में बदबू नहीं आती। ये था चिंतन। ड्रामा फैलाए हो सब लोग। बोले नहीं, बहुत गंभीर थे वो लोग, न उसकी दुकान चलाते थे अमन की। अमन नहीं, वो चमन थे। एक बादशाह अपनी बेगम के साथ इसी दिल्ली में एक औलिया फकीर के कहने से हौद में नंगे नहाए सार्वजनिक तौर पर। ये कर रहे थे महाराज। अशोक जी, इसलिए टाइम मशीन की जरूरत नहीं, सब उपलब्ध है, सारा उपलब्ध है। विदेशी बहुत आए और बहुत लिखा उन्होंने। वो ना भाजपाई थे ना सपाई थे। अमिताभ जी, आप मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक तरह से प्रहार कर रहे हैं, तो इसके लिए निवेदन है। नहीं, आपको पूरा समय देंगे, आपको पूरा समय देंगे। जितनी देर मैंने इंटरव्यू किया उससे ज्यादा समय दिया जाए, पूरा समय मिलेगा जी। हाँ, मैं वही कह रहा था कि देखिए, समस्या मुगल शासन में या इतिहास में नहीं है। समस्या जहां पर है हम लोग वहीं उंगली रखते हैं। समस्या यह है कि आज लखीमपुर में एक महिला को, गरीब महिला, वृद्ध महिला को लाठियों से पीटा गया, उसके बेटे को पीटा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि खाद के लिए वो 4 दिन से लाइन में लग रही थी महिला। समस्या यहां है कि जो समस्या प्रदेश की, देश की है, जो बिहार में मिर्जापुर सीजन 2 की शूटिंग चल रही है, वहां अस्पताल में समस्या वहां ना ध्यान चला जाए किसी का। समस्या वहां है जो वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि ये तो मानसून सत्र चल, मानसून में ऐसा मर्डर होता है। तो समस्या बहुत सारी विकराल समस्याएं मुंबई खड़ी हैं। समस्या यूपी में भी है बड़ी बड़ी। शिक्षा के दीप, ज्ञान के दीप जलाने वाले के ऊपर एफआईआर कराया जा रहा है। तो समस्याएं बहुत हैं। उन समस्याओं के ऊपर कैसे आवरण लगाया जाए, कैसे उसके ऊपर धर्मांधता की चादर चढ़ाई जाए, इसी चादर को उड़ाने के लिए, इसी चादर को बनाने के लिए जितने भी प्रयास हैं, चाहे वो इतिहास में जाना पड़े या कहीं भी जाना पड़े, ये सरकार जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन समस्याएं वैसे ही मुंबई खड़ी हैं। हम लोग जब मुगल की बात करेंगे, अकबर की बात करेंगे, तो हम लोग पीडीए की बात करेंगे। हम लोग उस खाद में लाइन लगी महिला की बात करेंगे, उसको पीटा क्यों जा रहा है। हम लोग बात करेंगे, मुगल भी आपके पीडीए में आ गए ना, बदल रहे हो। लेकिन अमिताभ जी, 10 सेकेंड, आप इतिहास को नहीं बदल सकते, आप भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन भविष्य को आप अंधकार में डाल रहे हैं, अंधकार में कर रहे हैं। जिसको तो आप बदल सकते हो उसको नहीं बदलना है, उसको बर्बाद करना है भविष्य को, लेकिन इतिहास को बदल नहीं सकते। इतिहास को बदलने का कुत्सित प्रयास करेंगे ताकि धर्मांधता फैले, हिंदू मुस्लिम फैले। तो इसी दिशा में है ये सब प्रयास, और इस प्रयास की हम लोग आलोचना कर रहे हैं। अमिताभ जी, पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं मुगल का। क्या मुफ्ती नदीमुद्दीन का क्या लेना देना मुगल से? और ये मुगल से अपना नाता जोड़ेंगे तो मैं इनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। इनका क्या लेना? ये आक्रांता बनना चाहते हैं। मैं शफीकुर रहमान बर्क के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ, मुलायम सिंह जी खड़े हुए, मैं नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि वो आदमी कहता था मैं बाबर का वंशज हूं। मुझे बाबर मंजूर नहीं, मुझे नदीमुद्दीन साहब मंजूर है, बाबर मंजूर नहीं। मुझे चुनाव थोड़ी लड़ना है, मेरा अपना बिल्कुल सीधा रहता है। जिन्हें बाबर प्यारे हैं वो उज्बेकिस्तान जाए, समरकंद जाओ, वहां बाबर के अल्लाह हुजूर, अरे वो सब जितने मियापुर के वो वहीं हैं समरकंद में। और ना इधर चले जाओ, इधर मंगोली थे, उधर तैमूरी थे, उन्हीं का फ्यूजन थे ना बाबर। एसटी हसन को भेजो उज्बेकिस्तान, वहां ट्रैक्टर की दुकान खोले। हिंदू मुसलमान क्यों बताते? और मेरे दोस्त अशोक भाई ने कहा कि इतिहास नहीं बदल सकते। जी हां, यही सच्चाई है। जिन धूर्तों ने 75 साल भारत में फर्जी इतिहास पढ़ाया, बनाया, लिखा, उसको बदलना होगा ताकि असली इतिहास आए। मैंने तो उदाहरण दिए। जिस राजा की रुचि इतनी परिष्कृत हो कि वेश्या को बैठाल के उससे किस्सा सुन रहा है, समझ लीजिए वो कितना देश हित में काम कर रहा था।
और एक बात कहता हूं मुफ्ती साहब, इस पर आप शोध करिएगा। क्या जो बताया जा रहा है कि ये दीने इलाही थे जलालुद्दीन अकबर आजम, मुगलों के समय में भारत के कुल राजस्व जो मुगलों के पास आता था, उस कुल राजस्व का 70% जो प्रथम परिवार मुगलों का और एक्सटेंडेड फैमिली जिसमें वैध अवैध हजारों संतानें शामिल। क्या? क्योंकि जिस गली में गए भाईजान उधरी फसल उग गई। उनको वजीफों में 70% राजस्व चला जाता था, 30% में पूरा हिंदुस्तान पल रहा था। यह परोपकारी राज था। इसलिए भाई ओपी सिंह अरविंद सिंह जी, मसला वही है कि हम जब मुगलों पर बात करते हैं, हम चंगेज पर बात करें, हम नादिर शाह पर बात करें, हम बिन कासिम पर बात करें जो पहली बार भारत में आक्रमण करने आया, तो ये विषय हिंदू मुसलमान का तो नहीं हो सकता। जियाउर रहमान, शफीकुर रहमान बर्क को छोड़कर अभी तक आज तक किसी ने ऐसा तो कहा नहीं कि मैं बाबर का वंशज हूं। और जो मुसलमान हैं वो भी अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने इस मुगल आतंक के समय में धर्म परिवर्तन किया सत्ता के दम पर और तलवार के डर से। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, आज मुझे बड़ी उम्मीद थी और इतना प्रबुद्ध पैनल है, मैं सोच रहा था कि तथ्य और तर्क के आधार पे आज बहस हो, लेकिन हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं मुफ्ती साहब ये और अशोक जी, मुफ्ती साहब कलिंगा के युद्ध तक, मौर्य और अशोका तक चले गए और अशोक जी मिर्जापुर से होते हुए ललितपुर तक घूम लिए। लेकिन आज जो विषय है डिबेट का कि एनसीईआरटी ने इतिहास की पुस्तकों में जो परिवर्तन किया है वो ठीक है या नहीं, वो तथ्य परख है या नहीं, वो तथ्यों के साथ है या तथ्यों के परे है, इस पर किसी ने बात नहीं। उस पे तथ्यों पे बात होनी चाहिए। जब आईने अकबरी में खुद अकबर कह रहा है कि हमने आदेश दिया कि जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं उनको मारा जाए और मंदिरों को तोड़ा जाए और मंदिरों का नामो निशान मिटा दिया जाए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आईने अकबरी कह रही है, जो मैंने आपको दिखाया। तो इसके बाद भी आप बताइए अकबर को महान कहेंगे या अकबर को हम खलनायक कहेंगे? बात इस पर होना चाहिए। आदरणीय मुफ्ती साहब ने गांधी को कोट किया। देखिए, सुविधा के अनुसार कोट नहीं करना चाहिए। गांधी को मानना है तो उनके बाकी चीजों को भी मानिए। गांधी का एक ऐतिहासिक कथन है कि मुसलमान गुंडा है और हिंदू कायर है। मुफ्ती साहब इसको मानेंगे? गांधी कहते थे कि महिला का जो पर्दा प्रथा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। आप कल से विरोध करेंगे हमारे साथ, चलिए सड़कों पे। जो बुर्का नशी महिलाएं हैं वो भारत के परंपरा के खिलाफ है, गांधी के सोच के खिलाफ है। हम इसका विरोध करते नहीं करेंगे ना, आपको सुविधा अनुसार विरोध चाहिए। तीसरी बात, आपने कहा कि आज तक मैंने इतिहास नहीं पढ़ी। आप पीएचडी किए हुए व्यक्ति हैं, मैं बताता हूं कि आपने इतिहास क्यों नहीं पढ़ी। जो भारत में इतिहास पढ़ाया गया है उसमें से दो बड़े नामों का तथ्य और प्रमाण के साथ उदाहरण देता हूं। एक है प्रोफेसर इरफान हबीब और दूसरी है प्रोफेसर रोमिला थापर। अब इरफान हबीब साहब की मैं कहानी बताता हूं प्रोफेसर मीनाक्षी जैन और अनुपम मिश्र के हवाले से। वो पटना गए थे एक लेक्चर में, तो पटना के कुछ पत्रकारों ने पूछा, ये रिपोर्टेड है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको बख्तियार खिलजी ने जलाया, उसको उजाड़ दिया, उस पर आप बात क्यों नहीं करते? तो आपको पता है मुफ्ती साहब इरफान हबीब ने क्या कहा? इरफान हबीब ने कहा कि वो बात कहने से भाईचारा प्रभावित होगा, आपसी मोहब्बत प्रभावित होगा। ऐसा लगता है कि इरफान हबीब जो है इतिहासकार नहीं, लैला मजनू के मोहब्बत के कहानीकार हैं। और दूसरा रोमिला थापर को प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने इंडिया टुडे ग्रुप के लल्लन टॉप पे बताया, आप देखिएगा। पुष्पेश पंत ने पूछा रोमिला थापर से कि आप प्राचीन भारत की इतिहास लिखती हैं, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने के लिए संस्कृत की जानकारी आवश्यक है, क्या आपने संस्कृत पढ़ा है? तो रोमिला थापर ने कहा कि हाँ, मैंने संस्कृत का 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स लंदन से लिया है। इस तरह के इतिहासकारों ने भारत का इतिहास रचा है और वो आपने पढ़ा है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात कह रहा हूं मुफ्ती साहब, मैं हूं या अमिताभ जी हो या अशोक जी हो, यहाँ बैठे हुए ओपी सिंह हैं, हम भारत के लोग हैं भाई, अपने अपने फेथ के अनुसार से उपासना पद्धति मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे पूर्वज एक है। आपके भी 4-5 पीढ़ी पहले जाएंगे तो वो भी पूर्वज हिंदू ही होंगे, हिंदू नहीं हो तो भारतीय ही है। भारत वर्ष पे जिसने आक्रमण किया,
जो तलवार लेकर आया, हमारी आपकी माताओं बहनों से बलात्कार किया, क्या मुफ्ती साहब कभी शर्म नहीं आती है उसके साथ खड़े होने में? क्या आपको आपकी आत्मा कभी धिक्कारती नहीं है? आपको मैं बताऊं, मजहब के आधार पे राष्ट्र नहीं बनते हैं। ठीक है अरविंद जी, इस्लाम के अभी रुकना आधार पे होगा। राष्ट्र ठीक है बनता अरविंद जी, तो you made your point, अब रुकना होगा। अरविंद भाई रुकना राष्ट्र नहीं होगा। होते, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो उस मुगलों के उस मानसिक अवस्था का जब चित्रण देखता हूं, और एक बात बता दें, आईने अकबरी, बाबरनामा, मुफ्ती साहब, मैं इनको कतई भाव नहीं देता। ये अच्छा लिखे मुगल को या खराब लिखे, मैं इनको नहीं मानता। ये तो गुरु ने चेलों से लिखवाई क्या? इसका क्या मतलब? गुरु ने चेलों से लिखवाई झूठ सच। अकबर को बताया जाता है, ऐसा फिल्माया गया क्या, कैसा, और पता लगता है अकबर मुगल डायनेस्टी में सबसे कुरूप था। कद भी बहुत छोटा था, एक टांग भी खराब थी, ऊंची नीची थी। अब बताया क्या गया, क्या स्वर्ग से उतरा। हम इस फर्जीफिकेशन के साथ नहीं खड़े होते मुफ्ती साहब ना। अकबरनामा, बाबरनामा, ये नामा का मतलब जिनने नामा लिया उनने नामा लिखा, इसलिए इस बहस में ना पढ़ो। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं, उज्बेकिस्तान से बाबर के साथ कितने लोग आए जो आज यहां हैं, फिर बाबर से हमसे क्या लेना देना, हम उसके लिए लड़ाई क्यों लड़े, हम औरंगजेब की आरती क्यों उतारें, क्यों उतारें? भैया इस भारत का हिस्सा नहीं थे। 7वीं शताब्दी से पहले तो यहां कोई था ही नहीं, आया ही नहीं था। बिन कासिम आया तब ना मामला बना, उससे पहले भारत नहीं था। मुफ्ती साहब, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जी ने मुझे शर्म आनी चाहिए बोला है। खैर ठीक है, अच्छी बात है। शर्म तो इनको आना चाहिए कि G20 में मोदी सरकार ने बुकलेट जारी करके अकबर का महिमा मंडन किया। शर्म इनको आनी चाहिए। शर्म और आनी चाहिए कि ऋषि सुनक के साथ जो है पायल बजाते हुए फिर रहे थे, यही अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया। कॉमनवेल्थ गेम आज भी है, आज भी महारानी को बगैर वीजा के भारत में एंट्री है। शर्म उनको आनी चाहिए जो अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। मैं लिया जाए मुफ्ती साहब, फिर उस पर भी डिबेट कर लेंगे। नहीं, मेरी बात, मैं इंटरव्यू नहीं किया आपको, मेरी बात आप सुनिए। आप शर्म उनको भी आनी चाहिए। राजा हर्ष ने सैकड़ों मंदिर तोड़ा है। राजा हर्ष ने कश्मीर पे अटैक करके सैकड़ों मंदिर तोड़ा है। शर्म उनको भी आनी चाहिए जो राजा हर्ष के साथ खड़े हैं। शर्म उनको भी आनी चाहिए जो रंगापट्टनम में मंदिर तोड़ा गया, खड़े हो गए। शर्म उनको भी आनी चाहिए। शर्म उनको आनी चाहिए कि बोध बिहार मिटा दिया गया, फिर उसके साथ खड़े। शर्म उनको भी आनी चाहिए। मुझे शर्म नहीं आती है। अकबर, मुगल, ये लुटेरे हरामखोर थे, इनका मेरा क्या रिश्ता? बाबर के साथ 1500 लोग आए थे। बाबर मंगोली था, बाबर लौंडेबाज था, हमने पढ़ा है। बाबर से मेरा क्या रिश्ता? बाबर से अकबर का जिनका रिश्ता था, मुगलों से जिनका राजपूतों का रिश्ता था, वो आप खड़े गए। आपको शर्म होनी चाहिए और उनको शर्म होनी चाहिए जिन्होंने अकबर को बेटियां दी, अकबर से बेटियां ली। हमने बेटी दी दिया नहीं, हमने बेटी लिया नहीं, मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं इस देश का नागरिक हूँ। अब आपने कहा कि 4-5 पीढ़ी पहले आप चले जाएंगे तो हिंदू, बिल्कुल मैं कहता हूँ हमारे भी पूर्वज, आपके पूर्वज, सबके पूर्वज एक है, वो है सैयदना आदम की औलाद है। आप भी आदम की औलाद है, हम भी आदम की औलाद है। हमारा डीएनए आप कह के कि हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। हमारा आपका डीएनए है, इसलिए आप शर्म मत गिनवाइए। अगर आप शर्म गिनवाएंगे तो इतिहासकार हूँ, पोल ऐसा खोलूंगा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे आप। ठीक मोती साहब, कोई नहीं मरो। और आजकल तो चुल्लू के, आजकल तो सारे बारिश में बाढ़ आई हुई है, वो विषय नहीं है, लेकिन कोई मरे, सब लोग आराम से रहो। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मेरे सामने मुगलों की कितनी भी पोल खोली जाए, मैं आनंद लूंगा। मैं रंगपट्टनम क्यों जाऊंगा उदाहरण खोजने? जब मैं वहां जाता हूं उदाहरण खोजने हर्षवर्धन का, तो मैं पकड़ा जाता हूं कि हमको इस बात से तकलीफ हो रही है कि मुगल को आईना क्यों दिखाया जा रहा है। अरे आनंद लो ना भाई, हमसे क्या लेना देना मुगल का? वजीफा पाने वाले में हम तो थे नहीं मुफ्ती साहब। वजीफा तो आवाज संतानें पाती थी जिले इलाही की, हम तो नहीं पाते थे ना वजीफा, तो हम लड़ाई काहे की लड़ेंगे उनकी?
कपड़े उतरे। मैंने कुछ बादशाहों के बताई ना, और बाबर का, अकबर का ही बता दिया, और बाकी बाबर की जो क्वालिटी में नहीं बोलना चाहता था वो हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने बताई दी कि कौन सा शौक फरमाते थे बाबर। बाबर की अम्मा, मुफ्ती साहब ने जरूर पढ़ा होगा, बाबर की अम्मा बहुत परेशान रहती थी मुफ्ती साहब इस आदत से, क्या कि वंश कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा। ये तो अफीम और अफीम के बाद वो कार्यक्रम, दो ही में लगे। ये मसला है, इसलिए ठीक है, तो बीमारी थी उनके पास शारीरिक, अब इसका क्या उत्तर दे सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तर्क क्यों लाऊं, बौद्धों को बीच में लाता हूं, अशोका को बीच में लाता, क्यों? हमारे ताऊ है, हम क्यों लड़ेंगे इनके लिए? वो एक बार आए थे एक मुगल खानदान के आज के वारिस, वो कई कोर्ट वोट के भी वो लिए थे कि हम ही असली वारिस हैं। तो वो हमसे बोले कि अयोध्या में हमको दान देना चाहते। मैंने तुम्हारी हालत देख के लग रहा तुम 100 रुपया लो ऑटो के और जाओ, तुम दान ना दो। क्या हैदराबाद में शिरवानी, कुछ लोग रिक्शा चला रहे हैं, कुछ चाय बेच रहे हैं, वो भी हमने देखा। इसलिए हम मुगलों के लिए लड़ना बंद कर दीजिए, वो सबसे अच्छी चीज। ओपी सिंह जी, अशोक जी ने कहा कि आप टाइम मशीन लगा के बैठे हैं और इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक जी भी हिंदू हैं और पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने पढ़ा भी एक अच्छा आर्ट में, जब अकबर महान पढ़ा था। अब दिक्कत ये है कि बेचारे जिस पार्टी के प्रवक्ता है उस पार्टी में तो इनको उस लाइन पर चलना होगा। अगर मुगल काल की नए सिरे से समीक्षा हो रही है तो बेचारे करे कुत्सित प्रयास, मतलब प्रयास नहीं होना चाहिए, तो उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं अकबर महान, हम वही पढ़े। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, न कोई भारतीय बनने को तैयार है, न कोई हिंदू बनने को तैयार है। वो लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो दिन रात खड़े हैं हिंदुओं को टीका टिप्पणी, देवताओं पर, साधु पर, संतों पर। लेकिन मैंने 36 साल पत्रकारिता किया, 7 साल से यहाँ, मैंने आज तक इस देश में टिप्पणी करने वालों में किसी माई के लाल को एक शब्द ताजिया पर, कुरान पर, मुस्लिम पर अगर किसी ने टिप्पणी किया हो और भूल से अगर किसी ने कर दिया तो तर से जुदा होने का तुरंत फरमान जारी हो जाएगा। मैं अब एक बात कहना चाहता हूं, मुगल चले गए, अपनी आत्मा कुछ भारतवर्ष के कुछ लोगों में छोड़ करके उनकी आत्मा आज भी मुगल काल की वास करती है, और मैं इसको साबित करूंगा। मैंने पहले कहा कि ये जो महान मुगलिया आक्रांता थे, इन्होंने हमारे आस्था के केंद्र अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, और तोड़ करके उन्होंने मस्जिदें बनाई। आज भी हम मुकदमा लड़ रहे हैं। उनके जो वंशज हैं उन्होंने कसम खाई कि हे मुगलों, तुम तोड़ के जाओ, मस्जिद बनाओ, हम और हमारी औलादें कभी इस मंदिरों में नहीं जाएंगे, न अयोध्या जाएंगे, न मथुरा जाएंगे, न काशी जाएंगे, न सोमनाथ मंदिर में जाएंगे। और मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता कि जब पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया तो राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति को उन्होंने मंत्रित किया, और ये सबूत है कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखित मना किया कि आप जामा मस्जिद जा सकते हैं, टीले वाले मस्जिद पर जा सकते हैं राजेंद्र बाबू, लेकिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आप नहीं जा सकते। ये तथ्य है। गलत निकल जाए, मैं जो भी कहिए मैं दंड भुगतने को तैयार हूं कि सोमनाथ मंदिर में न जाओ। और यही कारण है कि गांधी वंशज, मुलायम वंशज, मायावती वंशज, वामपंथी वंशज आज तक अयोध्या के राम मंदिर में नहीं गए। क्या कोई गया तो बता दे, कोई 1992 से गया। और दूसरी बात, जब हम लखनऊ, दिल्ली में शुरू में जाते थे अवतार जी, तो मुझे चारों तरफ दिखाई पड़ता था अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, चंगेज खान रोड, अरे जहांगीर रोड, जबकि उन्होंने बाकायदे मुगलों को प्रतिस्थापित किया उनकी आत्माओं ने कि अगर दिल्ली केंद्र में आओ तो पहले इस महान लोगों को रोड देखो। हमने कभी ओपी सिंह जी, समय कम है, ठीक, अभी रुकना होगा, ठीक। ओपी सिंह जी, अभी समय कम है। अशोक यादव जी, अशोक भाई जी, ओपी सिंह जी बता रहे हैं कि सोमनाथ से जिनको परहेज रहा, अयोध्या से जिन्होंने जानबूझकर दूरी बरती,
वो लोग मुगलों को लेके बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। नहीं, मुगलों पर कोई बात कह दी जाए तो वो तुरंत लाठी हाथ में लेके आ जाते हैं, बोले ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं, लेकिन अयोध्या से दूर स्वीकार है, वहां हम नहीं जाएंगे। सोमनाथ में हम राष्ट्रपति ना जाए इस बात की प्रधानमंत्री रहते हुए कोशिश करेंगे। और बाकी मैंने आपसे जब आप जी आपका जब डिस्कशन हो रहा था तो मैंने गूगल एआई से एक सवाल पूछा और उसका जवाब मैं आपको बता दूं कि यह सच है कि तानाशाह सबसे पहले इतिहास पर हमला करते हैं। इसका मतलब यह है कि इतिहास को अपने फायदे के लिए फिर से लिखने या विकृत करने की कोशिश करते हैं ताकि वे सत्ता में बने रह सकें और अपनी छवि को सकारात्मक रूप से पेश कर सकें। वे अक्सर उन घटनाओं या पात्रों को मिटाने या बदनाम करने की कोशिश करते हैं जो उनके शासन को चुनौती दे सकते हैं, उनके कार्यों को गलत ठहरा सकते हैं। ये गूगल एआई ने बोला, मैंने नहीं बोला। और मुगल तो आप शासन में चुनौती नहीं दे सकते अशोक भाई, मुगल तो चुनौती नहीं दे सकते शासन में, मुगल तो बचे नहीं। मुगल से क्या लेने देने, मुगल तो कोई है ही नहीं ना, मुगल क्या चुनौती देगा? एसटी हसन मुगल है क्या? अब कौन चुनौती देगा? जी अमिताभ जी, इस सवाल का जवाब की 2-3 लाइनें आपने छोड़ दिया, सीधे आप अपने सुविधा अनुसार आपने सवाल पूछ दिया। लेकिन इसमें यह भी लिखा हुआ था तानाशाह अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास को विकृत करने की कोशिश करते हैं ताकि वो सत्ता में बने रह सकें। इस लाइन का भी विश्लेषण कर लिया जाए, कर देंगे। इस जवाब में है ये तो कमोबेश स्थिति है कि जो तानाशाह, जो हमलावर उस समय हमला करते थे, आज की सरकार भी उन हमलावरों से कम हमलावर नहीं है, कम तानाशाह नहीं है। कहीं कोई मुगल से कम शासन आज के खराब नहीं है। आज देखिए ये सरकार किसके ऊपर हमला कर रही है? अन्नदाताओं के ऊपर हमला कर, 700 किसानों की हत्यारी सरकार है ये। आप इसको डिनाई कर सकते हैं क्या? ये सरकार नौजवानों की भविष्य की हत्यारी है। यह सरकार पीडीए के अधिकारों की हत्यारी है। ये सरकार तो न जाने कितने हत्याओं का दोष मढ़ा इस सरकार। ठीक है अशोक भाई, ठीक, और ये सारे दोष के ऊपर हिंदू मुस्लिम करने के लिए सब कर रही है जी। 1 घंटा बहस चली, बुनियादी सवाल आया, हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है। मेरे लिए मुगल मुसलमान नहीं, मेरे लिए नजीमुद्दीन साहब मुसलमान हैं, बाबर से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक मेरे लिए मुसलमान नहीं। जो लोग इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चुपके चुपके चोरी चोरी बता रहे हैं कि मुसलमानों पर आक्रमण है, वो देश के साथ न्याय नहीं कर रहे। इसमें मुसलमान का क्या लेने देना? जो गरीब हिंदू था, जो औरंगजेब की तलवार से डरकर या तो मारा गया या मुसलमान बन गया, उसको हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना? अशोक भाई मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इस सरकार में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। ठीक बात है, उनके परसेप्शन है। लेकिन मैं एक बात कहूं, कोई भी सरकार हो, हम भारत के लोगों को सरकार बनाने और बिगाड़ने का अवसर हर 5 साल में मिलता है। एक बार जब 1.5 साल लेट हुआ तो अशोक जी के बड़े भाई के कारण हुआ, कांग्रेस पार्टी के कारण। बाकी हर 5 साल में मिलता है। बाबर के खिलाफ वोट तो नहीं हो रहा था, अकबर के समय तो वोट नहीं होता था ना। और जो बादशाह सलामत अपनी बेगम के पाखाने में खुशबू का ऐलान करते थे, उनके समय में भी वोट नहीं होता था। तानाशाही उसको कहते हैं अशोक भाई। जब तक ननकू और रज्जाक के पास ये ताकत है कि हिंदुस्तान की सरकार वो तय करे, तब तक इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है। इंदिरा गांधी ने इस लोकतंत्र को का अपहरण करने की कोशिश की, जनता ने उनको वनवास दिया 2.5 साल के लिए, चुनाव हार गई। इसलिए वहां तक मत ले जाइए इस लड़ाई को। मुगलों को कवर फायर क्यों दें? मैं ये 1 लाइनर कहता हूं, मुगलों को कवर फायर क्यों दें? हमारे रिश्तेदार लग रहे, लोक भाषा में कहूं तो। और कवर फायर दोगे तो रिश्तेदार फिर साबित हो जाओगे, नहीं तो काहे को आप कवर फायर दे रहे? क्या समस्या है? ये कहने में कोई कंठ नहीं सूखता कि मुगलों से ज्यादा जाति तो रामलाल ने की, श्यामलाल ने की, मोतीलाल ने की। क्या सिद्ध करना चाहते हो मित्र? मुगलों के एजेंट हैं,
अब तो कुछ अशर्फी फशर्फी भी नहीं मिलेगी। उनके दरबार का समय होता तो कुछ माल पानी भी मिलता। अब तो कोई चाय भी नहीं पिलाएगा ठेली पर, चाहे जितना मुगल मुगल करो, क्या फायदा। कहा जा रहा है इतिहास को विकृत करना, विकृत इतिहास को दुरुस्त करने की कोशिश है। मैं अक्सर कहता हूं कि इतिहास के मामले में जितना काम होना चाहिए था अशोक भाई 2014 के बाद से उतना नहीं हुआ। मैं ऐसी उम्मीद करता था कि 14 से 24 तक 10 वर्ष में भारत के इतिहास में जितने ये धूर्ततापूर्ण प्रयोग किए गए हैं ये सब बाहर हो जाएं। एक जेन्युइन हिस्ट्री, एक वास्तविक इतिहास देश का सामने आए। हजारों साल की हिंदू राजाओं की परंपरा भारत में, उनका इतिहास में कहां जिक्र है और कितना जिक्र है, कितना जिक्र है। ये जहां से आए थे मुगल, गधे और घोड़े पर बैठकर, वहां इन्होंने क्या करके दिखा दिया था, क्या करके दिखा दिया था। यहां कि ये ताजमहल बनाएंगे जो जिंदा घोड़ा भून के नोच नोच के खा लेते थे, ऐसे ही ये बताएंगे नफासत क्या है। और इनको बताया जा रहा है कि ये कला संस्कृति के नायक थे। शाहजहां के समय एक विदेशी आया, मौलाना मुफ्ती साहब, बड़ी रोचक बात है, सुन लीजिए, आनंद आएगा। क्या हमें आपको क्या लेने देना, हमारे रिश्तेदार तो है नहीं मुगल। उसने मालूम क्या लिखा कि राजा बादशाह के महल के, अशोक भाई आप भी सुनिए, इसका सपा भाजपा से क्या लेने देना, मुगल तो कोई प्रचार करने आएगा नहीं 27 में, तो काय को लफड़े में पड़े। तो बादशाह के दरबार महल के दोनों तरफ जो बेगर्स बैठते थे, भिखारी बैठते थे, तो जब लड़कियां जाती थी महल की ओर, मुफ्ती साहब डॉक्यूमेंटेड बात बोल रहा हूं, मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा, मैं सिद्ध कर दूंगा कि कहां लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं उसका। भिखारी मालूम क्या बोलते थे, सुबह जब महिलाएं जाती थी लड़कियां, तो वो कहते थे बादशाह सलामत का नाश्ता जा रहा है। दोपहर में कहते थे दोपहर का खाना जा रहा है, शाम को रात का खाना जा रहा है। दिन भर इसी में डूबा रहता था, दिन भर इसी में डूबा रहता था। ये वो बादशाह थे जिन्होंने मुफ्तियों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि मैं अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं, तुम लोग इसका इस्लाम में कोई रास्ता निकाल के बताओ। क्या सच नहीं है कि मुफ्तियों ने अगले दिन जाके वहां कहा कि हुजूर रास्ता निकाल लिया, माली को हक है अपने बाग के फूल फल खाने का। इससे बड़ी निष्ठा हो सकती है क्या? ऐसे लोग भारत चला रहे थे। विदेशी इतिहासकार लिखते हैं, रोमिला ने क्या लिखा मैंने नहीं पढ़ा, कौन हबीब थे कौन बता रहे थे, अरविंद जी मैं इतना पढ़ता लिखता नहीं, मैंने विदेशियों को पढ़ा जो उस वक्त आए। हबीब तो नहीं आए थे मुगलों के समय, ना रोमिला था पर आई थी, जिन्होंने उस समय देखा है इनको। कुश्ता बनाता था, कुश्ता, मुफ्ती साहब आप तो समझ रहे कुश्ता क्या कहता था, 70 साल में 70 संतान ना हो तो मेरे मुंह पर थूक देना, बादशाह कहता था। भारत के बादशाह के पास इतना टाइम कुश्ते में व्यस्त रहता था क्या, अपने दरबारी को दे दी बुड्ढे को, 5-7 साल बाद बुड्ढा मिला, बोला हुजूर ये बड़ी गजब की चीज है, 40-50 अपने भी हो गए 10-5 महिलाओं से। ये विमर्श था, ये डिस्कोर्स था, ऐसे हिंदुस्तान चल रहा था ना बाबा ना। इतिहास का शुद्धिकरण जितना होना था चाहिए था उतना नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। और मैं कहूंगा सपा को, कांग्रेस को, किसी को इसको अपने उस पर नहीं लेना चाहिए। इतिहास के इस शुद्धिकरण में खड़े होइए देश के साथ। हमारा रिश्ता राणा प्रताप से है, हमारा रिश्ता छत्रपति शिवाजी महाराज से है, हमारा रिश्ता झलकारी बाई से है, हमारा रिश्ता बिजली पासी से है, हमारा रिश्ता महारानी लक्ष्मीबाई से है। हमारा रिश्ता उनसे नहीं हो सकता अशोक जी, चाहे गंगा में खड़े हो जाओ और चाहे मंच से चिल्लाओ, जिन्होंने भारत की आत्मा को रौंदने का काम किया अयोध्या में, काशी में और मथुरा में, जिन्होंने हजारों साल के लिए भारत की आत्मा को कलंकित करने का काम किया, उनके साथ भारत का मन खड़ा नहीं हो सकता। यह काम तो बहुत देर से हुआ,
और बहुत छोटा हुआ है, अभी भी वायरस मरा नहीं है, लोड कम हुआ है वायरस का, वायरस है। मैं सरकार से कहूंगा वैक्सीन खोजो और डबल वैक्सीन लगाओ ताकि वायरस भी खत्म हो जाए। ये बिन कासिम से लेके और रंगीले शाह रंगीले तक का चैप्टर असली दिखाओ, असली पिक्चर शोले, ये नकली पिक्चर नहीं दिखाओ। मुगले आजम क्या कि सब फूल सूंघते हुए और मोहब्बत की दुकान खोले हुए थे ना, मोहब्बत की दुकान नहीं, वो अन्याय, हिंसा और लूट की दुकान थी। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरपीओर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।